So, good evening, everyone. Good evening and welcome to session. So, continuing our discussion on in Newton laws of motion. So, for example, in the last class, if you remember, we were dealing with string constraint and string constraint के application के बारे में हम लोगों ने समझा था. एक और associated concept आता है wedge constraint का. तो वेज कांस्टेंट मतलब अगर हमारे पास दो कांटेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंपल सिंपल वेज कांस्टेंट मतलब क्या है. देखो, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा है. ठीक है, ये ए है और ये बी है. लेट अस से हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे. ठीक है, तो अगर ये मूव कर रहे हैं तो ए और बी दोनों की एक्सेलरेशन जो है, अगर हम इनको अलग अलग मानते हैं, एक्चुअली ये दोनों सेम होगी. हम ये प्रूव कर देंगे कि दोनों सेम होगी. तो बेसिकली ए और बी जो कनेक्शन पॉइंट है, आपको ये दिखेगा कि ये जो कनेक्शन पॉइंट है, ये कनेक्शन पॉइंट या कनेक्शन जो सरफेस है उसके यू नो अलोंग दैट लेंथ. ठीक है, इन दोनों की एक्सेलरेशन जो होगी ये सेम होगी. इन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी. तभी ये कांटेक्ट में रहेंगे. अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे. तो कांटेक्ट में रहने के लिए इसकी एक्सेलरेशन, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. तो अगर मैं इस पॉइंट की एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ a1 और ये पॉइंट की एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ a2, तो अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रहना है तो a1 को a2 के बराबर होना पड़ेगा. दिस इज सिंपली व्हाट इज वेज कांस्टेंट. समझे क्या? दिस इज सिंपली व्हाट इज वेज कांस्टेंट. So you should be understanding what is wedge constant and you should be in a position to apply the concept. समझे क्या? You should be in a position to apply the concept. क्या ये clear है everyone? Yes or no? Are you understanding it? So this is what is wedge constant. तो अगर मान लीजिए, जैसे कि अगर इसका एग्जांपल आप देखोगे, जो इलेबोरेट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सपोज हमारे पास ऐसे दो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं. लेट अस से इसकी वेलोसिटी है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. लेट अस से इसकी वेलोसिटी है इस तरफ v1, इसकी वेलोसिटी है इस तरफ v2. लेट अस से दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2. तो वेज कांस्टेंट ये बोलता है कि इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल. कॉमन नॉर्मल मतलब ये देखो, ये सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, इनका ये कॉन्टैक्ट सरफेस आ रहा है, ये कॉमन सरफेस है. ये कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो आपने लाइन खींचा है, दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉमन नॉर्मल. दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉमन नॉर्मल. तो इस कॉमन नॉर्मल की तरफ जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी? वो इधर आएगी, देखो v1 cos θ1. और ये जो वेलोसिटी आएगी वो इधर कितनी आ जाएगी? इट विल बी v2 cos θ2. तो अगर कांटेक्ट रहना है तो कांटेक्ट रहने के लिए v1 cos θ1 शुड बी इक्वल टू v2 cos θ2. तो जो रिलेशनशिप वेलोसिटी का है, सेम रिलेशनशिप एक्सेलरेशन का भी होगा, सेम रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट का भी होगा. अगर ये रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, देन ओनली वी विल बी एबल टू से दैट कि बोथ बॉडीज विल रिमेन इन कांटेक्ट, एल्स दे विल नॉट रिमेन इन कांटेक्ट. ठीक है, तो इसके हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे, अगर आपको याद होगा. ठीक है, अगर आपने नोट्स देखे हैं, नोट्स अगर आपने सही से लिया है तो आपको मेरे नोट्स में ये सब चीजें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखेंगे. ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. इसको हमने नोट्स में कवर किया था. मैं इस कुछ क्वेश्चंस भी ले रहा हूं आपके लिए, देखिए, ताकि इस पॉइंट की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए.
देखिए एक सवाल ले रहा हूँ, बेसिक सवाल है ये। सपोज इफ आई से दैट, ये देखिए, सपोज इफ आई टेक सपोज ऐसे दो वेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला वेज है ये फिक्स्ड वेज है, दिस इज अ फिक्स्ड वेज, और ऊपर वाला वेज जो है ये नीचे वाले वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, नीचे वाले वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो आपको वेज कांस्टेंट निकालना है, मान लीजिए लेट अस से फिक्स नहीं है ये फिक्स नहीं है, लेट अस से इसकी एक्सेलरेशन है a1, ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन है a2, लेट अस से इस तरफ इसकी एक्सेलरेशन है a2। तो a1 और a2 को लिंक करना है। तो अगर आप ध्यान दो, सब लोग समझेंगे इस प्रोसेस को। ये देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये दूसरा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इनको मैंने सेपरेट कर दिया बस। इनको हमने सेपरेट कर दिया बस। अब अगर आप देखोगे, जो कॉमन सरफेस है उसका परपेंडिकुलर लाइन ये है, दिख रहा है आपको। तो इस पॉइंट का अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे, इस ब्लॉक का वेज जो बड़ा वाला वेज है जिसके एंगल थीटा है, इसकी एक्सेलरेशन जो है, इसकी एक्सेलरेशन है e1। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, आपने एक्सेलरेशन यहाँ पे बनाया है, इसको यहाँ पे बना दिया, फिर से आप ये कर सकते हो आप बाय यूजिंग अलाउबल मूवमेंट। याद है वेक्टर्स, by using allowable movement you can shift these vectors to any location, right? सिर्फ आपको ध्यान देना है कि टेल से हेड की डायरेक्शन और टेल टू हेड की लेंथ ये सेम होनी चाहिए, राइट? तो ये a1 आपने किया, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है a2, इस तरफ, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन है a2 मान लो, इस तरफ। तो ये a2 और a1 को लिंक करना है अपने को। तो इसकी एक्सेलरेशन ऐसा करते हैं हम लोग, इसकी एक्सेलरेशन मान लो ऐसे नीचे की तरफ जो जा रही है, ये नीचे की तरफ जो जा रही है ये है a2, मान लो ऐसा, ये a2 है। तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन है a2, इस तरफ देखो ध्यान से। अब आपको इन दोनों को लिंक करना है, a1 और a2 को, राइट? तो a1 और a2 को अगर लिंक करना है, ये हम कैसे लिंक करेंगे? इसके एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 है, ये a1। तो a2 और a1 को लिंक करने का तरीका ये हो जाएगा, ये देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, फिजिक्स ज्योमेट्री। तो a1 के दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ विच इज a1 sin थीटा 1, और a2 का कंपोनेंट जो आएगा ये 90 डिग्री में थीटा है, ये थीटा है, दिस इज a2 cos थीटा 1। तो cos थीटा 1 या cos थीटा, तो आपको दिखेगा कि a1 sin थीटा इज इक्वल टू a2 cos थीटा, ये रिलेशनशिप आ रहा है, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल दोनों की एक्सप्रेशन सेम होनी चाहिए, राइट? तो ये a1 sin थीटा और a2 cos थीटा 2 नहीं, cos थीटा, दिस शुड बी सेम। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें रिलेशनशिप मिलता है a1 by a2 इज इक्वल टू cot थीटा। ये रिलेशनशिप है a1 और a2 के बीच में, a1 इज इक्वल टू a2 cot थीटा या a2 इक्वल टू a1 tan थीटा। इस टाइप से आप इसको रिलेशनशिप बना सकते हो। तो ऐसे कांस्टेंट रिलेशनशिप हम यू नो यूज करते हैं, हम समझते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। सो दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग, ठीक है। अब ये एक वैरायटी थी वेज कांस्टेंट की जो हमने डील की थी, ठीक है। अभी इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं, लेट्स ट्राई टू सी वेदर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वेदर वी आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट, ठीक है। एक सवाल ले रहा हूं मैं आपके लिए, देखो अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका, ध्यान से देखो ऐसे। ये एक पुली है, ये स्ट्रिंग है, ये दूसरी पुली है, ये एक ब्लॉक है,
ठीक है, ये सेटअप को समझो, ये सेटअप कैसा है, ठीक है, सबको दिख रहा है ये। आपके सामने अभी चैलेंज क्या है, आपके सामने ये चैलेंज है कि सपोज हमने ये बोल दिया कि इसकी एक्सेलरेशन जो है, इसकी एक्सेलरेशन है इस तरफ a और इसकी एक्सेलरेशन है इस तरफ c, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको निकालना है, ठीक है। सब लोग देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बोला है, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, सोचो एंड देन वी विल डिस्कस इट आउट फास्ट। इट्स अ वर्किंग सेशन, एवरीवन शुड अटेम्प्ट फास्ट। क्या सोचा आपने? देखो, इस चीज को सॉल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, बहुत सिंपल तरीका है। तरीका ये है कि आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो, आप ना सपोज आप अगर ग्राउंड से देखोगे, सुनो ध्यान से, अगर ग्राउंड से देखोगे, इट्स अ टू बॉडी मोशन प्रॉब्लम, दो बॉडी चल रही है, तीसरा बॉडी भी आ रहा है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा चीजों को आसान करना पड़ेगा। तो चीजों को आसान करने के लिए आप क्या करें, आप अपने आप को ना लोकेट करें। ये जो थोड़ा सा सेक्शन अभी मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, है ना, बहुत। और जिन बच्चों का थोड़ा सा दिमाग कम चलता है, उनको पता नहीं क्या लगेगा, बट मैंने ये डिटेल में समझाया था, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको आपको फिर से एक बार फ्रेश पर्सपेक्टिव देने की, ठीक है। आइए मिलके करते हैं। एंड डू नॉट लूज हार्ट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इज अ गुड क्वेश्चन, राइट, वेज कांस्टेंट का। तो अगर आप अपना फ्रेम बदल के यहाँ पे आ जाते हो, तो जिस फ्रेम में आप गए हो उसको आपको कंप्लीट रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो उसको कंप्लीट रेस्ट पे लाना है, मतलब इसको एक एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी इस तरफ, ठीक है। ये अच्छा, इसकी जो एक्सेलरेशन है ये -c आएगी इस तरफ अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन के साथ सेंस का।
तो ये आ जाएगी यहाँ पे कितनी, ये आ जाएगी प्लस सी। अब सेम एक्सेलरेशन आप इसको भी दे दोगे प्लस सी, तो अब क्या है, ये रुक जाएगी, सी रुक जाएगी, और ए जो है ये ए प्लस सी एक्सेलेरेशन से आगे आती हुई नजर आएगी। अब याद करो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये सिखाया था कि आप क्या करो, आप ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, इसको आप ऐसे यहाँ पे अपना हैंड दे दो, यहाँ पे अपना हैंड दे दो। याद है मैंने सिखाया था, हाथ देके इमेजिन करना है, ये आपका हैंड है मान लो, यहाँ पे आपने अपना हैंड दे दिया, तो यहाँ पे आपने अपना हैंड दे दिया, ये आगे आ रहा है ए प्लस सी से। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है, क्या ये यूनिट टाइम में ऐसा स्लैक हो जाएगी, कितने से स्लैक हो जाएगी, ए प्लस सी से। और ये वाली जो स्ट्रिंग है, क्या ये भी स्लैक हो जाएगी, कितने से स्लैक हो जाएगी, ए प्लस सी से। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेंथ कांस्टेंट है इसमें, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ए प्लस सी स्लैक हो जाएगा, इधर ए प्लस सी स्लैक हो जाएगा। अब ये स्लैक होने के बाद आप अपना हाथ यहाँ से रिमूव कर दीजिए, रिमूव योर हैंड फ्रॉम हियर। तो जब आप अपना हाथ हटा दोगे, तो क्या आपको लगता है कि ये ए प्लस सी और ए प्लस सी जो स्लैक हुआ है, क्या ये नीचे आ जाएगा बी। तो बी कितना नीचे आएगा, ये चीज जब सभी चीजें हो रही है एक साथ, तो ये विजुलाइज करना काफी डिफिकल्ट है। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में ब्रेक कर दोगे, तो इससे आसान कुछ सवाल नहीं है, मतलब बहुत इफेक्टिवली आपको आंसर देता है। तो ये बी कितना नीचे आएगा, एक बार आप अपने हाथ हटा दिया, जो मैं ब्लू कलर से वहां से दिखाया, एक बार आप अपना हाथ हटा दोगे, तो क्या ये 2 टाइम्स ए प्लस सी नीचे आ जाएगा। तो इस बी की एक्सेलरेशन जो होगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ए प्लस सी, समझे क्या। 2 टाइम्स ए प्लस सी वो नीचे आ जाएगा, और 2 टाइम्स ए प्लस सी नीचे आ रहा है ये, ठीक है। तो 2 टाइम्स ए प्लस सी नीचे आ रहा है ये, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, ये नीचे आ रहा है 2 टाइम्स ए प्लस सी। साथ ही साथ ये आगे भी शिफ्ट होगा, ये बी कितने से शिफ्ट हुआ आगे, ये 2 टाइम्स ए प्लस सी आया इस ऑब्जर्वर के लिए, राइट, नीचे। दिस व्हाट इज हैपनिंग। अभी ग्राउंड से अगर हम देखेंगे, अभी हमें ग्राउंड पे ले जाना है, दिस इज द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सी, ये इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 2 टाइम्स ए प्लस सी, नीचे आ गया ये, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू सी। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम करते हैं, तो ये कितने से जाएगा, ए से और आगे भी शिफ्ट हो रहा है, ये ए से शिफ्ट हो रहा है, तो 2 टाइम्स ए प्लस सी जे कैप इतने से नीचे से जा रहा है, ये एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा। प्लस वेज कांस्टेंट से, ये देखो ये सरफेस कांटेक्ट के साथ है, इसके साथ कांटेक्ट है ये सरफेस का, तो ये कितना जा रहा है बी, बी कितना जाएगा, बी जाएगा 2a+c जे कैप नीचे जा रहा है, और ये जाएगा प्लस a+c इन आई कैप। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी with respect to person who is located at C। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी है, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझे क्या। तो वो क्या हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये समझे क्या, डिड यू गेट अ फील ऑफ थिंग्स, नहीं। प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस सी आई कैप। तो जब इसको आप जोड़ोगे, ए प्लस सी आई कैप में से सी आई कैप हटेगा, क्या ये ए आई कैप आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये समझा आपने, दिस इज व्हाट इज योर आंसर। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत टफ नहीं है ये, समझने वाली चीज है जो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे पहले इसको ऐसे पर्सपेक्टिव में देखो कि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से इसको देख रहा था, तो इट्स अ मल्टीपल बॉडी मोशन प्रॉब्लम, ये काफी डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, माइनस जे कैप, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नीचे आ जाएगा ये, तो -2a+c जे कैप, ठीक है, और प्लस a+c आई कैप, उसमें से माइनस सी आई कैप किया आपने, तो ए आई कैप -2 टाइम्स a+c जे कैप, राइट। क्लियर है ये एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये आपका आंसर आया, ए आई कैप -2 टाइम्स a+c जे कैप, इसको नोट कर लें।
समझा गया आपको? दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या था, वही कि मल्टीपल बॉडी मोशन प्रॉब्लम को सबसे पहले सिंगल बॉडी मोशन प्रॉब्लम में बदलने की कोशिश करें या इजी करने की कोशिश करें। वो इजी करने के लिए मैंने अपने आप को लोकेट करा लिया सी पे। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर मैं सी पे लोकेट नहीं होना चाहता, मैं ए पे लोकेट होना चाहता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता सवाल? बिल्कुल कर सकते हो, आप ए पे लोकेट होके भी कर सकते हो। ए पे लोकेट होगे तो ए को रेस्ट पे लाना पड़ेगा और उसका सेम इम्पैक्ट आपको सी को देना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड द अप्रोच? और फिर ये हाथ देने वाला जो अप्रोच था, दिस इज सुपर डुपर यूजफुल अप्रोच, मतलब खतरनाक है। अगर आपको ये समझ में आता है ना, आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। समझा क्या ये चीज सबको? अच्छा, अब देखो इसके बाद ना एक नया फोर्स आता है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। सुना होगा आपने स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इसकी मैग्नीट्यूड वेरिएबल होती है और इसकी डायरेक्शन जो होती है, इसकी डायरेक्शन भी डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इसकी डायरेक्शन भी वेरिएबल होती है। इसकी मैग्नीट्यूड हम देते हैं बाय द रिलेशनशिप F इज इक्वल टू के एक्स, ये इसकी मैग्नीट्यूड दिखाती है। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों का केस देखेंगे। सपोज ये मेरा स्प्रिंग है, अगर हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया ऐसा, ठीक है, स्प्रिंग को अगर एक्सटेंड कर दिया तो स्प्रिंग के दोनों एंड्स क्या इस तरफ वापस आना चाहेंगे, बिकॉज स्प्रिंग की नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन करने की। तो स्प्रिंग के ये दोनों एंड ऐसे आना चाहिए, तो ये दोनों एंड जिस डायरेक्शन में आना चाह रहे हैं उसी डायरेक्शन में इनके साथ जो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है उनके ऊपर फोर्स भी लगेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? और अगर हम इसे कंप्रेस कर दें तो ये दोनों एंड्स इस डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटीज होंगी, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, तो इन पे जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी अगर ये कंप्रेस्ड हुए हैं तो। अब दोनों एंड्स पे स्प्रिंग फोर्स लगाती है और दोनों एंड्स पे जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है वो स्प्रिंग फोर्स जो है वो के एक्स मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाती है स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। स्प्रिंग आपका मैकेनिक्स में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और स्प्रिंग फोर्सेस के साथ बहुत सारी क्वेश्चंस बनती हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो मैग्नीट्यूड फिक्स रहती है के एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ये है आपकी एक्स। जो चेंज इन लेंथ है नेचुरल लेंथ से, उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। नेचुरल लेंथ से कितना चेंज है, राइट? दैट इज व्हाट इज एक्स। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो वो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा। अगर नेचुरल लेंथ से आपने उसकी लेंथ चेंज की है, इधर बढ़ाई है या घटाई है, तब स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? समझा कि नहीं समझा? तुम्हारे लिए सेशन है, समझना पड़ेगा। क्या क्लियर है ये एवरीवन? क्लियर है, कोई इशू नहीं है। सो सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्प्रिंग की लेंथ है वो चेंज अगर होती है नेचुरल लेंथ से तभी स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, एल स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब बेसिक बेसिक सवाल इसके ऊपर बनते हैं जो आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज होती है स्प्रिंग के कटिंग की, वो मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है। अभी ज्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेट नहीं कराना चाहता हूँ। अभी स्प्रिंग फोर्स, क्या इतना बेसिक चीज आपको समझ में आई? क्लियर है ये? क्लियर है एवरीवन? अच्छा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे ये एक्स चेंज होगी वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स चेंज होगी, ठीक है। सो इट्स अ वेरिएबल फोर्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक। तो वेरिएबल फोर्स है डिपेंडिंग अपॉन की डिस्टेंस क्या है, ये बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाएगी ये अलग अलग लगाएगी। जैसे कि सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, मान लो ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का मान लो 50 सेंटीमीटर।
ध्यान सुनना, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। स्प्रिंग मान लो एक्सटेंड हो गई है 60 सेंटीमीटर, इसकी टोटल लेंथ हो गई है स्प्रिंग की 60 सेंटीमीटर हो गई है स्प्रिंग की लेंथ, ठीक है। और मास m की वेलोसिटी इस तरफ है। बताओ तो मास m की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? अब जो मैं बोल रहा हूं इसको अच्छे से सीखो। यहाँ पे बताओ तो इसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर होगी पहले वाले केस में? क्या इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी? और एक्सेलरेशन होगी कितनी? एक्सेलरेशन होगी कितनी? एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? न्यूटन लॉ लगाते हैं। स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है? के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक्स कितना है? 50 से 60 हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10/100 मीटर। ये स्प्रिंग फोर्स है और मास की वैल्यू m है, ये एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड है। समझा क्या? अब k की वैल्यू दे दी जाए और m की वैल्यू दे दी जाए तो यू कैन वेल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, राइट? यू कैन वेल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। देखो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है क्या? तो क्या आप बता सकते हो इस वेलोसिटी का क्या हो रहा होगा? व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट? एनीबॉडी कैन टेल मी? वेलोसिटी मेरा पक्का घट रहा होगा। वेलोसिटी घट रहा होगा मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड घट रही होगी। यस और नो? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? बेसिक कौन सा समझ में आ जाइए। अब देखो फिर से 60 सेंटीमीटर है लेकिन वेलोसिटी इस तरफ है। फिर से 60 सेंटीमीटर है एक्सटेंशन, बट वेलोसिटी इस तरफ है। अब इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? इसमें कोई शक नहीं कि इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ ही होगी सर। और एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड वही k इंटू 10/100 अपॉन m, यही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू यू? बढ़ रहा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू यू? बढ़ रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा होगा। यस और नो? समझा क्या? हाँ, वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्या क्लियर है ये फंडा एवरीवन? एकदम 100%, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है ये? क्लियर है एवरीवन? वेरी गुड। सो यू अंडरस्टूड दिस। तो स्प्रिंग फोर्स, सुनो, स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट है या सेम डायरेक्शन में है? क्या ये सभी चीजों को लिंक कर सकते हो तुम? मैं जो चीज सिखा रहा हूं याद रखना, ये चैप्टर में कुछ भी रटने का नहीं है ना, समझने वाली चीज है ये। स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा स्प्रिंग फोर्स के कारण। अगर यहाँ पे तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही फोर्स है, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जिधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा उधर एक्सेलरेशन होगा। स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन जिधर है, किधर एक्सेलरेशन है, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी किधर है बॉडी अकॉर्डिंग। वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, क्या ये सब चीजें बता दो? बोलो 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 बोलो। तो ये एक इंस्टेंट है जब 60 सेंटीमीटर थी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, एक दूसरा इंस्टेंट है, मान लो जब स्प्रिंग की लंबाई हो गई 55 सेंटीमीटर। सुनना, 55 सेंटीमीटर में इसकी मान लो मैं बोलता हूं कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v डैश, ठीक है। अब मुझे आप बताओ इस कंडीशन में वेलोसिटी इस तरफ है, इस कंडीशन में इसकी एक्सेलरेशन किधर है, इस मास की m की? बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। तुम्हारा प्रॉब्लम ही है कि तुम बोलते नहीं हो और तुमको कुछ समझ में भी नहीं आता। बोलो बेटा। बहुत बढ़िया। क्या सबको समझा है? अलोंग लेफ्ट है, इसकी वेलोसिटी v डैश दे दिया। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैंने पूछा आपसे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है?
इस तरफ है, वेरी गुड। है कितना एक्सेलरेशन, k into x which is 55 by 100, sorry 5 by 100 not 55, 5 by 100 because extension 5 का है सिर्फ, अपॉन m। क्या ये एक्सेलरेशन है मेरा? अच्छा, यहां पे इस इंस्टेंट पे मुझे कोई बताएगा, एनीवन? ये वाला केस 2, ये केस 3 है मान, केस 2 और केस 3 को अगर हम एनालिसिस करें तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां पे भी वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार किधर ज्यादा है? वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार किधर ज्यादा है? वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार मतलब एक्सेलरेशन किधर ज्यादा है? वेरी गुड। क्या केस 2 में ज्यादा है? क्योंकि सर इधर एक्सेलरेशन ज्यादा है, देखो समझा क्या? क्योंकि सर देखो इधर एक्सेलरेशन ज्यादा है, क्या क्लियर है ये? गुड। So this is what is the understanding that we are having, right, about spring force. I hope you got this, right? Clear है ये? सबको समझा है? ओके तो ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स का बेसिक अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है? ओके नाउ इसके बाद एक फोर्स है जो कि है स्यूडो फोर्स, उतने काम का नहीं है फिलहाल, उतने काम का नहीं है अपने लिए, ठीक है ना? उतने काम का नहीं है फिलहाल, हम उसको रिवीजन सेशन से थोड़ा सा साइड रखते हैं, बेसिक बेसिक चीजें पहले समझ जाते हैं, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, मैं आपके साथ एक दूसरी चीज शेयर कर रहा हूं, मैं ये पॉज कर रहा हूं। क्या आप सबको कुछ दिख रहा है? एक सेकंड। हाँ, क्या आपको कुछ दिख रहा है अपने स्क्रीन पे? एक मटेरियल दिख रही है आपको? ओके 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 ओके, नाउ 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 कम डाउन टू ये वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हम बात करेंगे, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रिक्शन। अब देखो न्यूटन लॉ में अगर कोई सवाल आता है कंपटीशन में तो उसके अंदर फ्रिक्शन घुसा हुआ रहता है, मतलब हम न्यूटन लॉ के प्रॉब्लम विद फ्रिक्शन सॉल्व करेंगे, तो वही एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फ्रिक्शन समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऑलरेडी मेरे नोट्स आपके पास हैं, वो नोट्स को भी आपको रेफर करना है, और प्लस मैं आपके लिए एक स्पेशल नोट्स बना के लाया हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू यू नो टू डू अ फास्ट रिविजन, और ये नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा इन योर ऐप, राइट? ये अवेलेबल हो जाएगा आपको। सो देखिए फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन हम सेपरेटली इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज फ्रिक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो ये है कि फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकती है। इससे पहले हमने जो फोर्सेस पढ़े उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता था बट डायरेक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकती है, राइट? फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकती है, इसलिए हमें इस फोर्स को सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। फ्रिक्शन जो है ये दो टाइप की फ्रिक्शन है, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा टफ होता है, तो समझते हैं थोड़ा सा उसे, ठीक है? अच्छे से इत्मीनान से समझते हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने की कोशिश करना। मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया हूँ, और जो आज बच जाएगा वो हम कल सेशन में लेंगे, और आपको ये मटेरियल भी अवेल करवा के दूंगा ताकि आप इसको पढ़ सको। स्टैटिक फ्रिक्शन, opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another but the actual motion is not get started is called static friction। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स तब आएगा when there is a tendency of motion or relative motion between two surfaces। टेंडेंसी मतलब देखो मैंने आपको कैसे समझाया था कि जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रख देते हैं तो तुरंत विद इन नो टाइम, विद इन मिली सेकेंड्स, विद इन माइक्रो सेकेंड्स मैकेनिकल वेल्ड्स बन जाते हैं दोनों सरफेसेस के बीच में। तो मैकेनिकल वेल्ड्स डेवलप होना इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्रिक्शन टू अपीयर आल्सो। फ्रिक्शन तब आती है जब हम उन मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यस और नो गाइस? जब हम उन मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या क्लियर है ये? एक एकदम एवरेज थिंकिंग वाला बच्चा जिसको मार्क्स नहीं आता है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही, ठीक है? जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको मैं बोल ही देता हूँ कि ये सेशन में ना आए, आप वर्कशीट डायरेक्टली बनाएं और सॉल्व करें, ठीक है? मैं उस बच्चे से पूछ रहा हूँ जिसको मार्क्स नहीं आते हैं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस
कितना तुम नहीं समझ सकते हो और मुझे और कितनी मेहनत करनी है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। क्या आपको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देते हैं बेटा, ऐसे रख देते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मैकेनिकल वेल्ड्स बनती है। पर मैकेनिकल वेल्ड्स बनने से ही फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? अब अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं, आप नोट्स पलट के देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैंने ऐसा कुछ बताया था कि जो सरफेसेस होते हैं उनके अंदर ऐसे हिल्स एंड वैलीज होते हैं। सो दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये हिल्स एंड वैलीज आपस में इस टाइप से मैकेनिकल वेल्ड्स बनाते हैं, राइट? याद है ऐसा कुछ बात किया था हमने, ऐसे मैकेनिकल वेल्ड्स बनाते हैं। तो जैसे ही दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है मैकेनिकल वेल्ड्स बन जाते हैं तुरंत। बट मैकेनिकल वेल्ड्स बनना इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्रिक्शन टू डेवलप। अगर हम उन मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश करें या तोड़ दें तब फ्रिक्शन डेवलप होती है। तो जब हम उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो टूटी नहीं है, उस केस में जो फ्रिक्शन आता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर से सुनो, जब हम मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर वो टूटी नहीं है, तो जो फ्रिक्शन सीन में आता है वो कौन सी फ्रिक्शन होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर हमने उन मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ दिया, उस केस में जो फ्रिक्शन आती है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। समझे क्या? समझे क्या? फिर से पूछ रहा हूं, जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो मैकेनिकल वेल्स डेवलप होती है। थिंकिंग प्रोसेस एकदम सही डेवलप करो। मैकेनिकल वेल्स डेवलप होता है। मैकेनिकल वेल्स डेवलप होना मतलब फ्रिक्शन फोर्स आ गया, गलत। मैकेनिकल वेल्स डेवलप होना एंड एंड अगर हम उनसे मैकेनिकल वेल्स को तोड़ने की कोशिश करें, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड? सो एक्चुअल मोशन नॉट स्टार्टेड, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एक फोर्स आपने लगाया P, देखो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है, रिएक्शन फोर्स R है और ये mg है। एक्चुअली अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने आपको कुछ समझाया था कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप होता है एंड द कांटेक्ट फोर्स गोज समथिंग लाइक दिस। याद है मैंने बताया था? और कांटेक्ट फोर्स ऐसे डेवलप होता है कि जिस साइड में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स डेवलप होता है। ये कांटेक्ट फोर्स है या रिएक्शन फोर्स, जो बोल लो। इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बनाता है ये R विच इज द नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा बना रहा है ये F विच इज द फ्रिक्शन। समझे कि नहीं समझे? मैंने आपको कांटेक्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं एक कांटेक्ट फोर्स डेवलप होता है। अब कांटेक्ट फोर्स कैसे होगा? कांटेक्ट फोर्स ऐसे होगा कि कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट हमेशा फ्रिक्शन बनाएगा और कांटेक्ट फोर्स का दूसरा कंपोनेंट हमेशा नॉर्मल रिएक्शन बनाएगा। ठीक है, दिस व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर एज टू यू नो किस डायरेक्शन में हमारा कांटेक्ट फोर्स लगेगा किसी भी सिचुएशन में। मतलब क्या हुआ सर? देखो, सपोज मैं बोलता हूं ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जस्ट ऐसे रखा हुआ है फ्लैट सरफेस पे, जस्ट रखा हुआ है। क्या मैकेनिकल वेल्ड्स बन गया है? एवरीवन, जस्ट रखा है ये, क्या मैकेनिकल वेल्ड्स बन गया है? एवरीवन पार्टिसिपेट। हाँ, नहीं बना, बना है, मैकेनिकल वेल्ड्स बना है। इस ब्लॉक को रख दिया मैंने सरफेस के ऊपर, क्या मैकेनिकल वेल्ड्स बना है? हाँ, मैकेनिकल वेल्ड्स बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैकेनिकल वेल्ड्स को तोड़ने की कोशिश हुई? नहीं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगा क्या? नो फ्रिक्शन इज देयर। तो अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सोचो ये mg है और यही हो जाएगा आपका कांटेक्ट फोर्स। तो इस केस में कांटेक्ट फोर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स इज एंटायरली नॉर्मल रिएक्शन। फील हुआ? अब इसको देखो, सपोज अब सरफेस में फ्रिक्शन है, हाँ, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर फ्रिक्शन डेवलप ही नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब म्यू है।
मान लो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, फील कीजिए, मान लो हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, बताओ तो कांटेक्ट फोर्स कैसे डेवलप होगा? फोर्स अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगी आपके हिसाब से, बोलो फ्रिक्शन फोर्स, ये चल रही है नहीं चल रही है कुछ भी मान लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगी? जो भी केस हो, चल रही है नहीं चल रही है छोड़ दो उसको, अगर ऐसे फोर्स लगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? क्या फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स राइट आएगा? अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, समझे चीजों को ध्यान से, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये बेसिकली बेसिकली रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। तो आपके हिसाब से कांटेक्ट फोर्स फिर कैसा बनना चाहिए? क्या कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगना चाहिए? क्या ये मेरा कांटेक्ट फोर्स है? तो इस कांटेक्ट फोर्स का जब मैं एक कंपोनेंट निकालूंगा, एक कंपोनेंट फ्रिक्शन बनेगा और दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इधर इधर ऐसे डेवलप हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स। तो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स कैसे डेवलप होगा, राइट? इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर एज टू व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, आइए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये सरफेसेस के लिए डिफाइन होती है, ठीक है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इज डिफाइंड एज व्हाट, एंड इज डिफाइंड as the ratio of the force of limiting friction to the normal reaction. Mu s is equal to F by R. तो ये जो F है, दिस इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी स्लाइड करने लगी। दैट इज व्हाट इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? सो एफ इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन आर, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज व्हाट इज योर म्यू एस। सो अगर आपको याद होगा, एफ एस मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस एन, याद है एवरीवन? एफ एस मैक्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है विच इज म्यू एस एन। वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकती है। 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। बट स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस एन। अब इस चीज को ऐसे समझो तुम, सपोज हमारे घर में एक पुराना कपबोर्ड है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, और हमें इसे मूव करना है। तो हम इसे मूव करने के लिए ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। मान लो मैं बोलता हूं कि ये 50 केजी का कपबोर्ड है और ये सरफेस की जो म्यूएस है ये है 0.5। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू एन विच इज 50 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 5/10, तो ये आ जाएगा 2500 न्यूटन। दिस इज व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लॉजिकली सुनना, सुनना ध्यान से। सपोज मैंने इधर फोर्स लगाया, मैंने कितना फोर्स लगाया, इस सिचुएशन को अच्छे से समझना, इससे तुमको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मान लो मैंने फोर्स लगाया F। अब मैं एक छोटा सा ग्रिड बना रहा हूं आपके लिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान देंगे इसे। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूं कि F की वैल्यू, सपोज हम लेते हैं F की वैल्यू 2000 न्यूटन। को दिख रहा है? ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा ब्रॉड लिखूं? नहीं दिख रहा है? सपोज दिस इज 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, ओके, मैंने 2000 न्यूटन के इधर फोर्स लगाया। अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? 2000 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। सपोज व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन? क्या ये संदूक चलेगा या नहीं चलेगा? क्या ये कबर्ड चलेगा या नहीं चलेगा? कबर्ड विल बी एट रेस्ट, राइट? ये रेस्ट पे रहेगा, ये चलेगा नहीं।
ये रेस्ट पे रहेगा, ये चलेगा नहीं, राइट। अब मुझे बताओ, ये चलेगा नहीं, ये रेस्ट पे है। अच्छा, रेस्ट पे है, तो अब बताओ इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? करेक्ट। क्या इसके ऊपर 2000 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? और डायरेक्शन किधर है फ्रिक्शन फोर्स की? क्या डायरेक्शन है इस तरफ? मैंने फोर्स लगाया इस तरफ, डायरेक्शन है फ्रिक्शन फोर्स का इस तरफ। क्या आपको ग्रीन कलर का एरो दिखाई दे रहा है अभी? वेरी गुड। अब मैं इस फोर्स को बढ़ा के, सपोज मैं इसको कर रहा हूं 2300 न्यूटन। ध्यान सुनना, जब मैंने इसको 2300 न्यूटन किया, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू द कबर्ड? विल इट रिमेन एट रेस्ट अगेन? इट विल अगेन रिमेन एट रेस्ट, राइट? ओके, रिमेन एट रेस्ट। अच्छा, अब इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? वेरी गुड। और डायरेक्शन किधर है फ्रिक्शन फोर्स की? ओके, 2300 न्यूटन लगाया मैंने, तो फ्रिक्शन फोर्स 2300 न्यूटन लगेगा। डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन इधर है। क्या ये सबको समझा? डायरेक्शन इधर है, करेक्ट। अब मान लो मैंने इसको, फोर्स को बढ़ा के 2500 न्यूटन किया। देखो, इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं बच्चों के। देखो, पहले समझो, 2500 न्यूटन जब मैंने लगाया, अब कोई बताएगा मुझे अब क्या होगा? अब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड होगा, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड होगा। इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर जितना मैक्सिमम लगना चाहिए वो लग जाएगा। वो कितना है मैक्सिमम? 2500 न्यूटन। कितना है मैक्सिमम? 2500 न्यूटन। सो 2500 न्यूटन इसके ऊपर लग जाएगा। क्लियर है ये? कितना लग जाएगा ये? 2500 न्यूटन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 2500 न्यूटन लग जाएगा ये। और किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? इधर। अब जब मान लो मैंने फ्रिक्शन को इससे और बढ़ाया, मान लो मैंने किया 2600 न्यूटन सपोज, अब क्या होगा? अब ये चलने लगेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी? अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए आपको म्यू के की वैल्यू चाहिए। याद आ रहा है? तो म्यू के की वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी आप काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। पर वो अब चलने लगेगी, चलने लगेगी तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, क्या होगा, वो सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। क्या क्लियर है ये फंडा? क्या आपको ये समझ में आया एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है पक्का? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, मैं ये ड्राइंग्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ये आपको समझा, राइट एवरीवन? अब देखिए, देखो, ये जो वैल्यू ऑफ म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये डिपेंड करती है मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। दैट मींस वेदर ड्राई और वेट, रफ और स्मूथ, पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश्ड, उसके ऊपर म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है। ये याद रखने वाली चीज है। वैल्यू ऑफ म्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड नहीं करती। इसके बाद आता है काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब मैकेनिकल वेल्ड्स टूट गए हों। सुनिए ध्यान से, काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब मैकेनिकल वेल्ड्स टूट गए हों। तो मैकेनिकल वेल्ड्स टूटने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन सीन में आता है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रखा, मैकेनिकल वेल्ड्स बना,
मैकेनिकल वेल्स बनना मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स आ जाना नहीं। मैकेनिकल वेल्स बनने के बाद उन मैकेनिकल वेल्स को तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। अब तोड़ने की कोशिश होगी तो दो रिजल्ट आएगा, इधर वो टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। अगर नहीं टूटा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर टूट गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। यस और नो। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है म्यू के इंटू एन। उसके लिए हमें म्यू के की वैल्यू चाहिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है ये निकालना बहुत आसान है। सिंपली आपको फोर्स निकालने के लिए म्यू के इंटू एन करना पड़ेगा। ठीक है, म्यू के आपको प्रोवाइडेड रहेगी सरफेसेस के लिए, और एन इज व्हाट, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस। तो इसको एन की तरह एन ही ट्रीट करें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालते वक्त, म्यू के इंटू एन, वेर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। इसको म्यू के इंटू एम जी ना बोलें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई सिचुएशन दे दिया जाए जहां पे आपका जो पूरा सिस्टम है वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर या नीचे। तो अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो एमजी के बराबर नहीं हो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बहुत सिंपल है, ये तब सीन में आएगा जब बॉडी स्लाइड कर रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड फिक्स होती है और वो होती है म्यू के इंटू एन। मेजर आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा या फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो हमेशा याद रखें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? म्यू एस एन। कितनी है मैक्सिमम वैल्यू? म्यू एस एन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 0 से लेके म्यू एस एन तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपको किसी भी सिचुएशन में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की होगी। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में मैग्नीट्यूड निकालने में कोई झंझट नहीं है। मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड कितनी होती है? मैग्नीट्यूड होती है म्यू के इंटू एन। म्यू के प्रोवाइडेड रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन आपको सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस में निकालनी पड़ेगी। क्या ये फंडा क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालते वक्त आपको बेसिकली, अगर आप मेरे नोट्स देखोगे आपको समझ में आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालते वक्त मैंने आपको क्या बताया था, आपको दो वैल्यू हमेशा कंपेयर करनी पड़ती है। एक होती है एफ एस मैक्स, दूसरा होता है एफ एस रिक्वायर्ड। फिर से बोल रहा हूं मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसी भी सिचुएशन में कितना लग रहा है वो निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज कंपेयर करनी पड़ती है। एक होती है एफ एस मैक्स, दूसरा होती है एफ एस रिक्वायर्ड। अब इन दोनों में से जो छोटा है वो लग जाता है। इन दोनों में से जो छोटा है वो लग जाता है। क्या क्लियर है ये? एफ एस मैक्स और एफ एस रिक्वायर्ड, इन दोनों में से जो भी छोटा है वो लग जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। जैसे कि एक सवाल के जरिए हम समझते हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो, सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की मास है 5 kg। सब लोग सुनना ध्यान से, ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं। आप पहले ये सब सीखोगे तभी आप न्यूमेरिकल बना पाओगे। 5 kg है इसका मास। मान लो मैं इस सरफेस का म्यू एस बोल रहा हूँ, इट इज 0.2, और लेट अस से इसका जो म्यू के है ये है 0.1। ठीक है, अब मुझे बताओ, सपोज मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, 4 न्यूटन, और मुझे आपसे पूछना है क्या होगा, बताओ इस ब्लॉक का, ये चलेगा रुकेगा क्या होगा? कैसे बताओगे? क्या होगा इस ब्लॉक का? चलेगा रुकेगा कैसे बताओगे? चलेगा रुकेगा कैसे बताओगे? क्या होगा इस ब्लॉक का? बताओ 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 बताओ। अब मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, कोई एक जन हाथ उठाओ। नाउ इज द राइट टाइम, आई शुड आस्क वॉलंटियर्स टू पार्टिसिपेट। कौन हाथ उठाएगा? प्रणव? नहीं नहीं, ऋतुजा, पुट योर हैंड्स डाउन। प्रणव, प्रणव काले, हाथ उठा भाई। अब नहीं सीख पाएगा तो कब सीखेगा तू? बोल बोल, चलो। हाँ बोल। हेलो। बोल हेलो। बोल। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बोल। सर क्या निकालना है? वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ क्या होगा, ये ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा? अच्छा सर, क्या? वो क्या, सर पहले म्यू के इंटू एन करना पड़ेगा, तो म्यू के, नहीं सर, पहले देखना पड़ेगा कि वो मूव करेगा कि देखना नहीं, तो म्यू हाँ एस। वही, एकदम सही बोला, हाँ, देखना पड़ेगा पहले। तो कैसे देखेगा, क्या करेगा तू? तो सर म्यू एस इंटू एन करना पड़ेगा। अगर वो 4 इंच से अगर वो
4n से छोटा रहा तो वो मूव एक करेगा। सेकंड, हड़बड़ी मत कर, म्यू एस इंटू एन निकाल लें क्या, एफ एस मैक्स, वही एफ एस मैक्स कहलाता है, राइट। हाँ सर। म्यू एस इंटू एन, एन क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये 50 होगा? 50। हाँ सर। 0.2 इंटू 50 कितना होगा वो, 10 न्यूटन, राइट। हाँ सर। अच्छा, ये एफ एस मैक्स है। अच्छा, एंड व्हाट इज द, एफ एस मैक्स है ये, एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड किसके लिए, रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, इसको रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, कितना लगा रहे हो तुम, 4 न्यूटन। कितना इसको रोकने के लिए चाहिए, 4, 4। समझा सर कि नहीं? मूव नहीं करेगा। हाँ सर। 4, हाँ, रोकने के लिए, रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, राइट, यही तरीका है। हाँ सर। कंपेयर करना मतलब कौन बड़ा कौन छोटा देखना पड़ेगा ना, हाँ कौन छोटा है भाई। सर। रिक्वायर्ड तो कितना लगेगा भाई, 4 न्यूटन। दैट इज द फंडा, क्लियर है, समझा। हाँ सर। से निकाल ले, हाथ नीचे कर ले और सुनो ध्यान से, एवरीबॉडी शुड लिसन टू मी व्हाट आई एम, हाथ नीचे कर ले भाई और कैम माइक म्यूट कर ले। अब सुनो ध्यान से, एवरीवन नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको क्या बोला, कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना हो, हर बच्चा ध्यान से सुने, ये आपके लिए ये सेशन, इसके बाद सीख के जाना बेटा, है ना। इसके बाद भी नहीं सीख पाए तो घर में कांच के आगे बैठ के रोना और पूछना अपने आप से कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, ठीक है। तो ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। सबसे पहली बात हमें डिसाइड करने के लिए आ जाएगा कि भैया ये चलेगा या रुकेगा, एकदम बेसिक सवाल, इसी में से सारे सवाल निकल के आते हैं, टफ सवाल यही से बनते हैं, यही हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए था। ये क्लियर हो गया तो अपने को बहुत सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, अपने को अकल भी चलने लगेगी क्या हो रहा है क्या। मान लीजिए हमने फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, सोचे ध्यान से। तो अब सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आ रहा है कि ये चलेगा या रुकेगा, पहला सवाल, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हम कैसे लाएं, तो हमने क्या बोला, हमने एक एल्गोरिदम मैंने आपके लिए दिया है, दिमाग सोचने का तरीका दिया मैंने आपको। क्या बोला मैंने आपको, देख बेटा एक काम कर, सबसे पहले तू क्या निकाल ले, एफ एस मैक्स निकाल ले, निकाल लिया तुमने एफ एस मैक्स, कितना है एफ एस मैक्स, 10 न्यूटन, बहुत बढ़िया। अब तुम देखो कि तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, तुमने बोला मैंने लगाया 4 न्यूटन सर। अच्छा, क्या ये 4 न्यूटन 10 न्यूटन से कम है, हाँ कम है, ठीक। तो ये 4 न्यूटन जब 10 न्यूटन से कम है, ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल वेल्ड्स बने हैं यहाँ पे, क्या ये मैकेनिकल वेल्ड्स टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, कैसे पता चलेगा मैकेनिकल वेल्ड्स टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। सुनो, ये जो तुम एफ एस मैक्स निकालते हो ना, ये एफ एस मैक्स क्या है, ये एफ एस मैक्स, इसको टर्मिनोलॉजी है एफ एस मैक्स, बट इसको समझेंगे कैसे, एक 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 एवरेज इंटेलिजेंस वाला बच्चा इसको कैसे समझता है, सुने। इसको समझने का तरीका है, एफ एस मैक्स है इन मैकेनिकल वेल्ड्स की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स झेलने की क्षमता। इंग्लिश भी समझ में नहीं आता था, हिंदी तो और समझ में नहीं आया, अब मराठी तो मुझे नहीं आता है, तो मैं हिंदी में समझा सकता हूं। मैं क्या बोला समझो, फील करो, मैं बोला ये जो मैकेनिकल वेल्ड्स बने हैं, इनकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स झेलने की क्षमता, क्षमता मतलब एबिलिटी, दैट इज व्हाट इज एफ एस मैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, झेलने की एबिलिटी मतलब क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि कितना फोर्स लगाऊं, कितना मिनिमम फोर्स लगना चाहिए कि ये मैकेनिकल वेल्ड टूट जाए। तो ये मैकेनिकल वेल्ड टूटेगी 10 न्यूटन पे, आपने कितना लगाया, 4, मैकेनिकल वेल्ड टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी। तो मैकेनिकल वेल्ड अगर नहीं टूटी तो कौन सा फ्रिक्शन सीन में आता है, बोलो 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 दोस्तों, कौन सा फ्रिक्शन सीन में आएगा अगर मैकेनिकल वेल्ड नहीं टूटे तो, पूरे फ्रिक्शन का समझ आइए। अगर मैकेनिकल वेल्ड्स नहीं टूटे तो कौन सा फ्रिक्शन सीन में आएगा, हर बच्चा बोलना चाहिए मुझे, क्लियर है ये। अभी भी वही बच्चे बोल रहे हैं जिनके मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं, उनसे मेरे को कुछ नहीं सुनना है। अभिषेक सोलंकर जवाब दे, अभिषेक सोलंकर, हमजा, वाघ, श्रेया ठोमरे, तनेश, तुषार बोरखड़े, समीरन,
आप लोग जवाब दें जिनको मैंने बोला है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैकेनिकल वेल्ड टूटेगी कितने फोर्स पे? एफएस मैक्स वो फोर्स इस पे मैकेनिकल वेल्ड टूट जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपने जो फोर्स लगाया है क्या वो मैकेनिकल वेल्ड से कम है? हाँ। तो अगर ये मैकेनिकल वेल्ड से कम है तो क्या आपका वो मैकेनिकल वेल्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो अगर मैकेनिकल वेल्ड नहीं टूटेगा तो क्या बॉडी चलेगा? नहीं चलेगा। तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब सवाल है कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? क्या वो ये 10 न्यूटन लग रहा है? नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो निकालने के लिए क्या करें? एफएस मैक्स कितना है वो निकाल लें, और कितना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है उसको रोकने के लिए। एफएस मैक्स और एक एफएस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। तो स्टॉप करने के लिए कितना चाहिए? 4 न्यूटन आपने लगाया, तो उसको अगर रोके रखना है तो कितना फोर्स चाहिए? 4 न्यूटन। इधर से 4 न्यूटन लगाया तो रोके रखना है तो इधर से 4 न्यूटन लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में 2 फोर्स लगे। ये 4 न्यूटन, तो रोके रखने के लिए कितना चाहिए? 4 न्यूटन। तो अब इन दोनों फोर्सेस की आपको कंपैरिजन करनी है। कंपेयर करके जो छोटा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। दैट इज द फंडा। तो छोटा कौन सा है? छोटा है 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा। और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? वही डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, नेट अप्लाइड फोर्स है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्लियर है ये फंडा? क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी सिचुएशन में एनालाइज करोगे कि मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, लग नहीं रहा है, वट एवर इट इज, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। क्या क्लियर है ये फंडा? क्या क्लियर है ये? अभी इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, अभी इत्मीनान से एग्जांपल्स बनाएंगे, आप सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? बहुत ज्यादा थियरी नहीं करना है इसमें, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस डेवलप करने हैं। आइए, तो मैं अभी न्यू शेयर करता हूं। चलिए, हमारे पास हमारा व्हाइट स्क्रीन आ गया, ठीक है? आपको दिख रहा है व्हाइट स्क्रीन? व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है आपको एवरीवन? चलिए, अभी हम छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं, ठीक है? आइए, एक सवाल ले रहा हूं मैं आपसे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक की मास है 5 केजी, सब लोग देखेंगे, ठीक है? मान लो मैंने ऐसा एक फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, और ये एंगल है कितना? ये एंगल है 37 डिग्री। एकदम बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूँ। सरफेस का म्यू एस है मान लो 0.4 और म्यू के है 0.3। यू हैव टू टेल मी व्हाट वुड हैपन। आई वांट वॉलंटियर्स। व्हाट वुड हैपन? व्हाट वुड हैपन मतलब कंप्लीट एनालिसिस चाहिए मुझे। आई वांट वॉलंटियर्स। कौन जवाब देगा इसका? बोलो। एनीवन who wants to answer this, raise your hand. क्या होगा इसका? नहीं। हाँ वैष्णवी, बोलो। सर पहले वो 10 न्यूटन के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। कितना आएगा ये? 10 cos 37, राइट? यस सर। cos 37 की वैल्यू 4/5 तो कितना आएगा? 8 न्यूटन। ये कितना आएगा? वो 10 sin 37। 6 न्यूटन आएगा ये। यस सर। अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 5 केजी का, और क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, क्या इसका वेट लगेगा 50 नीचे न्यूटन, mg 50। इधर लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन, राइट? यस सर। ठीक है, अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, बताओ। क्या ये होगा? 50 - 6। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? 44 न्यूटन, राइट? यस सर। अब बताओ क्या होगा इसका? चलेगा, रुकेगा, कैसे बताओगे तुम? क्या करोगे? एफ मैक्स निकालना पड़ेगा म्यू एस निकालते हैं। एन से। करेक्ट। एफ एस मैक्स कितना आ जाएगा? म्यू एस है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 नॉर्मल रिएक्शन 44 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17.6। बहुत बढ़िया। ये एफ एस मैक्स आया। अच्छा, अब मुझे बताओ इसको रोकने के लिए कितना चाहिए? 8 न्यूटन।
करेक्ट। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो जब तुमने 8 न्यूटन बोला या तुम्हें कुछ कंफ्यूजन था? नो सर, कंफ्यूजन कंफ्यूजन था, क्या कंफ्यूजन था? नहीं था सर, कंफ्यूजन। ओके फाइन। क्या 8 न्यूटन अलार्म हॉरिजॉन्टल लग रहा है? यस सर। उसको रोकने के लिए 8 न्यूटन ही चाहिए, राइट? अच्छा, और यस सर। किधर होगा ये 8 न्यूटन? क्या ये 8 न्यूटन इधर लगेगा, इस डायरेक्शन? यस सर। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक, तो ये अब बोलो, अब इन दोनों को कंपेयर करोगी तो एफ मैक्स ग्रेटर है एफ रिक्वायर्ड से, ठीक तो है, वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये रुका हुआ रहेगा, राइट? ये 17.6 न्यूटन तुम्हें क्या आइडिया देता है, ये क्या है 17.6 न्यूटन? वो मैकेनिकल वेल्स नहीं टूटेंगे। तो मैकेनिकल वेल्स किस फोर्स पे टूट जाएंगे? क्या 17.6 पे? यस। और आपने कितना लगाया हॉरिजॉन्टली? 8 न्यूटन। तो नहीं टूटेगा, राइट? यस सर। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? इन दोनों में से जो स्मॉलर है वही लगेगा, मतलब 8 न्यूटन। यस। अब क्या सिस्टम चलेगा 5 kg? नो सर। इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? क्लियर है? यस सर। हाथ नीचे करें और म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। गुड, वेरी गुड. So we understood this. So this is a very basic question that we started with, and now we will move on and we will increase the complications on it, right? अब एक और सवाल हम लेते हैं. Again I need volunteers. Suppose मेरे पास एक 10 kg का ब्लॉक है, सरफेस में म्यू एस है 0.6, म्यू के है 0.5. सपोज मैंने एक फोर्स लगाया इस तरफ 100 न्यूटन का, और ये 37 डिग्री है, और मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इधर से 40 न्यूटन का. मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, आप बताओ. चलो बताओ क्या होने वाला है. वॉलंटियर्स जल्दी, फास्ट, क्विकली. यू आर स्मार्ट एनफ, यू कैन आंसर. ये सब बहुत बेसिक सवाल है. मैं आज कोई भी टफ सवाल नहीं ले रहा हूँ. नहीं नहीं वरद, वरद तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है. और एनीवन एल्स? अभिषेक सोलंकर, अभिषेक सोलंकर जवाब देगा? ओके, अब मुझे पता नहीं और कैसे आपको बताना चाहिए. आप लोग बहुत ही डरपोक हो. नहीं, कोई नहीं जवाब देना चाहता है, छोड़. तू तू ऐसा ऐसा बिहेवियर रखेगा, तू बायोलॉजी पढ़ भाई. बोलो बोलो स्नेहल, बताओ. स्नेहल बोलो. स्नेहल, ओके. चलिए कैसे सॉल्व करें इसे. सबसे पहले ये 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स लीजिए. ये कितना आ जाएगा? हाँ बोल प्रणव, बोल प्रणव बोल. सर अभी कंपोनेंट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 80 न्यूटन. अच्छा, ये 80 न्यूटन आएगा. ये कितना आएगा रे इधर वाला? 60 न्यूटन. बहुत बढ़िया. अब क्या सर करेगा अभी? अभी सर उसके फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे. बहुत बढ़िया. ये 100 और ये कितना आ गया, क्या नॉर्मल रिएक्शन आया क्या? 40. ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे N1 + 60 इज इट इक्वल टू 100? हाँ सर, तो ओके, N1 N1 की 40 वैल्यू आएगा. कितनी आई? 40 आई. वेरी गुड. कॉन्फिडेंस आ रहा है, बना सकते हैं ऐसे सवाल. हाँ सर, अच्छा तो अभी बता, एफ N1 की एस वैल्यू मैक्स निकालेंगे. बता. एफ एस मैक्स कितना आ रहा है? 0.6 into 40.
ओके, कितना आएगा बोल। 24 न्यूटन। अब बता एफ एस रिक्वायर्ड कितना है। 120 न्यूटन। ये देख अराउंड द ग्राउंड कितना लग रहा है, 40 और 80, क्या ये 120 न्यूटन है। सर तो स्टॉप इट 120 न्यूटन, राइट। इसका मतलब अब मुझे बता, अब ये देखने के बाद तेरे को क्या लगता है क्या होगा। सर ब्लॉक मूव करेगा, क्या मैकेनिकल वेल्स टूट जाएंगे। टूट जाएंगे। हाँ सर। 40 न्यूटन लग रहा है और बेटा मैक्सिमम मैकेनिकल वेल्ट जो वो सह सकता है वो है 24 न्यूटन, तो मैकेनिकल 24। वेल्ट, तो हाँ मैकेनिकल सर। वेल्ट टूट जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक म्यू के। काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हाँ मुझे सर। एक बात बता काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। सर लेफ्ट 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 साइड में। Very good. और काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी होगी बेटा बोल। म्यू के इंटू एन, तो 0.5 इंटू 40। क्या 20 न्यूटन आएगा। हाँ सर। समझा कि नहीं समझा बोल। हाँ सर। तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आया मतलब एक्सेलरेशन होगा पक्का। हाँ होगा सर। 2 मीटर पर सेकंड। कैसे निकालें। सर एफ इक्वल टू एम एस है। बहुत बढ़िया। क्या नेट फोर्स कितना है अच्छा एक्सेलरेशन किधर होगी ये भी बता दे। सर लेफ्ट में ही होगी ना। लेफ्ट में एक्सेलरेशन होगी सोच के बोल। अरे नहीं सर, राइट में नेट नेट करेक्ट। फोर्स के। कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को। सर 8। 80 और 40 तो 120। कौन अपोज कर रहा है। 20। दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू ए। हाँ सर। ए की वैल्यू बोल। 10 मीटर पर सेकंड। समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। क्लियर है ये। गुड, हाथ नीचे कर, वेरी गुड। क्या क्लियर है ये। समझे, हाथ नीचे करो। ठीक, गुड। क्या क्लियर है। अब आ जाओ, आ जाओ। कॉन्फिडेंस आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब आपका दोस्त आ गया इंक्लाइंड प्लेन। तुम ऐसा समझ लो कि इंक्लाइंड प्लेन में अगर हमें मास्टरी हो गई तो हमारा मैकेनिक्स का बहुत हद तक अपना ट्रबल दूर हो गया। फिर से अपना 10 केजी का ब्लॉक, म्यू एस की वैल्यू 0.4, म्यू के की वैल्यू 0.3। ठीक, बताइए सिस्टम के साथ क्या होगा। डिसाइड व्हाट वुड हैपन टू ब्लॉक। ये रुका रहेगा, चलेगा, क्या होगा, कौन बताएगा। आई नीड रेज ऑफ हैंड एवरीवन। कौन बताएगा। नहीं 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 वही। हाँ, चलो तेजा, हाथ उठाओ बोलो। तेजा। यस सर। बोल क्या होगा। सर पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। बनाओ। क्या ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऐसे। ठीक है। यस सर। अब क्या करेंगे। सर उसके बाद उसका ये मैक्सिमम वो निकालेंगे। बस फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के और कुछ नहीं करना। नहीं सर, वो कॉस। एक्सेस सिस्टम क्या लेगा। ये तबीयत ठीक नहीं है क्या। यस सर, फीवर है। एक्सेस सिस्टम क्या लेगा। क्या पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सेस सिस्टम लेगा। हाँ। ओके। तो क्या ये 100 न्यूटन के दो कंपोनेंट करेगा। यस सर। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स आएंगे क्या। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है, क्या इधर वाला कंपोनेंट होता है 100 cos 37। क्या ये आ जाएगा 80 न्यूटन और इधर वाला कंपोनेंट कितना साइन आ कॉस जाएगा। 37। वेरी गुड। साइन 37 3/5, क्या ये 60 न्यूटन आएगा एवरीवन। यस। गुड। अब बताओ, अब क्या लगता है तुम्हें सिस्टम चलेगा या रुकेगा, ये तो तुमने बना लिया, अब क्या करोगे। अब तुम बोल रहे हो एफ एस मैक्स निकालोगे, राइट। यस सर। एफ एस मैक्स कितना होगा बोलो तेजा। म्यू एस इंटू एन, राइट। सर 0.4 इंटू 80, राइट। तुम्हारी आवाज 18 कट रही 80। है। क्लियर है ये।
Teja, if you're not feeling well, you mute yourself. No issue. No yes issue. sir, Fine. Mute कर लो अपने आप को. 32 आएगा. अच्छा, बोल सकते हो ना? हाँ हाँ, 32 न्यूटन आएगा. FS max. yes sir, Clear है ये? yes sir. अच्छा, FS max आ रहा है. And what is the FS required to stop it? FS required 0.4. FS required to stop it. Stop it. Question अच्छा, समझो. FS required is the friction force या force required to stop it. कितना लग रहा है तो along the 60 inclined plane? न्यूटन, हाँ, 60 न्यूटन. 60 न्यूटन. क्या इन दोनों को कंपेयर करोगे? yes. अच्छा, अब मुझे बताओ उसको कितना चाहिए स्टॉप करने के लिए? 60. और हाँ, मैकेनिकल वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? 32. 32 तो रुकेगा या चलेगा ये? से चलेगा. हाँ, तो सीन में कौन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो अब बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी हो? नीचे नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 80. क्या 24 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा? समझा कि नहीं समझा? यस सर. तो किधर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स? किसी भी फोर्स के बारे में दो चीजें जानना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन बताओ. डायरेक्शन बताओ. चलो बोलो, किधर लगेगा ये? सर नीचे की ये तरफ. ऊपर की तरफ इंक्लाइन नहीं है. क्लियर है ये? कितना है ये? 24, राइट? यस सर. अच्छा, तो ये बॉडी, ये 10 kg ब्लॉक फिर किधर एक्सेलरेट कर रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब ये चल रही है ना, एक्सेलरेट कर रही है. किधर एक्सेलरेट कर रही है? हाँ, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी, श्योर? अगर नहीं, तुम बोल रहे हो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन? 24. 24 नीचे न्यूटन. की तरफ 60. हाँ, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नीचे जाएगा सर. तो सोच के बोलना चाहिए ना. ठीक, अब बोलो ये यस एक्सेलरेशन सर. कैसे निकाले? कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को? कौन अपोज कर? इज इट 10 into a? क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? समझा क्या? यस सर. क्लियर है ये फंडा एवरीवन? यस सर. नेक्स्ट सवाल है, ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. नो इशू. पुट योर हैंड्स डाउन. ओके, एंड म्यूट योरसेल्फ. ओके, नाउ लिसन टू मी. नाउ लिसन टू मी अगेन. अनदर क्वेश्चन टू यू. सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है. इंक्लाइंड प्लेन अभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा. इंक्लाइंड प्लेन में कंफर्टेबल हो जाइए. इंक्लाइंड प्लेन से डरे नहीं. सपोज इसके ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, और इसकी मास है 5 kg. म्यू एस की वैल्यू है 0.3, म्यू के की वैल्यू है 0.2. डिसाइड व्हाट वुड हैपन टू ब्लॉक. डिसाइड व्हाट वुड हैपन टू ब्लॉक. आई नीड वॉलंटियर्स. डिसाइड व्हाट वुड हैपन टू ब्लॉक. मोहित मेहता हाथ उठाएं. मोहित जी मेहता हाथ उठाएं. बोलें, घबराए नहीं, बोलें. सर सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे. बोलो. 5 kg नीचे, 50 न्यूटन, सॉरी. 50. अच्छा, पहले तो ये बता, तू बोला मैं एकदम बेसिक चीज तेरे को थोड़ा सा डांट सकता हूँ ना मोहित? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सर, चलता. मुझे एक बात बोल मोहित. तूने बोला सर रिजॉल्व करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. क्या मैंने तेरे को एक चीज सिखाया बेटा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक्सेस सिस्टम क्या है? यस और नो? हाँ राइट. एक्सेस सिस्टम क्या लेगा बोल? पहले तो एक्सेस सिस्टम डिसाइड करना चाहिए ना बेटा, उसके बाद ही तू कर पाएगा.
क्या लेगा एक्सिस सिस्टम? एक्सिस सिस्टम दो होते हैं, याद करो न्यूटन लॉज, भूल गए तुम? न्यूटन लॉज में क्या सिखाया था? एक्सिस सिस्टम दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दूसरा होता है पैरेलल, राइट? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। क्या पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम लेंगे? हाँ सर। कन्विंस तो यही लेना है। क्या तुम कन्विंस्ड हो यही लेना है? हाँ क्यों सर। कन्विंस्ड हो? क्यों कन्विंस्ड हो? क्यों कन्विंस्ड हो? क्यों कन्विंस्ड हो तुम? नो रेस्पॉन्स। ओके ओके फाइन। anyone else who wants to answer this? हाँ बोलो वैष्णवी। सर क्योंकि कम फोर्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे। कम फोर्सेस नहीं, कम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे, हाँ राइट? यस ठीक है, चलो अभी अगर ये पैरेलल और परपेंडिकुलर है, क्या तुम अभी अटेम्प्ट करना चाहोगी इस सवाल को? यस सर। चलो बताओ क्या करोगी? 50 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे। करो। mg cos थीटा 50 into 4/5। इधर इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा दैट इज 50 into 4/5, राइट? 4/5 हाँ मतलब ये 40। कितना हो गया? 40 न्यूटन। यस और ये और इधर 30 वाला फोर्स कितना होगा? 30 50 into 3/5, 3/5 राइट? 30 न्यूटन हो हाँ। जाएगा ये। हम्म अच्छा, और इस तरफ क्या हमें ये वाला फोर्स भी रिजॉल्व करना पड़ेगा 10 न्यूटन को? नहीं नहीं, सोच के बोलो, तुमने पैरेलल परपेंडिकुलर लिया है, यही प्रॉब्लम होता है, आपको रिजोल्यूशन करना सही तरीके से नहीं आता है। क्या ये फोर्स को भी रिजॉल्व करने की जरूरत है? हाँ जरूरत है, यस यस क्योंकि पहला परपेंडिकुलर में इसको भी करेंगे ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है, इसको पहला परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जो आएगा ऐसे आएगा, वो कितना आ जाएगा? 10 cos 10 37। cos 37 हाँ 10 cos 37 is 10 into 4/5 मतलब 8 न्यूटन, राइट? 8 न्यूटन हाँ एंड 6 न्यूटन इधर कितना लगेगा ऐसे नीचे? 6 न्यूटन, 6 राइट? यस समझा क्या? तो अब हाँ सर बताओ ये 5 kg के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस तरफ N1 वो कितनी होगी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो 40 निकालने plus के लिए 6 क्या इस डायरेक्शन में, एवरीवन पे अटेंशन, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हम न्यूटन न्यूटन सर का ऑफ फर्स्ट लॉ लिखेंगे, इक्विलिब्रियम यस कंडीशन लिखेंगे? तो क्या हाँ होगा सर बोलो? बोलो क्या होगा? n is equals to 40 plus 6 46 सोच के बोलना। N1 is equal to 40 plus 6। क्या क्लियर है ये एवरीवन? हाँ सर गड़बड़ी मत करो, क्लियर है? 46 यस न्यूटन, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो 46 न्यूटन आ गया अपना, ठीक है। हाँ N1 की वैल्यू आ गई 46 न्यूटन, ठीक है, ओके। हाँ N1 की वैल्यू अगर 46 न्यूटन आ गई है, 40 plus 6 46 न्यूटन। अब सवाल ये आ रहा है कि N1 की वैल्यू 46 न्यूटन आ गई है। अब देखो ध्यान से, अब क्या मैक्स करेंगे? ये निकालते हैं नॉर्मल एक्शन आ गई, तो अभी हम एफ एस मैक्स निकालेंगे क्या वैष्णवी? हाँ यस सर कितना आएगा वो? 46 into 0.3 बहुत बढ़िया, कितना आएगा ये? 13.8 न्यूटन। हाँ 13.8 न्यूटन यस एंड व्हाट इज द एफएस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? 30 30 या 24? एक मिनट सर हाँ 30 24 है और 8 है, भूल गए 8 तुम। अपोज हाँ यस यस 24 क्लियर है 24 ये? हाँ तो अब मुझे बताओ क्या होगा, ये चलेगा या रुकेगा? एफ मैक्स 30 चलेगा या रुकेगा?
एक मिनट 30 minus 8 is 22. चलेगा not 20. चलेगा चलेगा ये चलेगा, कैसे पता चला चलेगा? बिल्कुल सही, 22 होना चाहिए, 22 है, 22 है, बिल्कुल सही। 30 minus 8 is 22. 22 हाँ, चलेगा। चलेगा क्यों? क्यों चलेगा? क्योंकि उसको रिक्वायर्ड ज्यादा है। क्योंकि देखो मैक्सिमम ये मैकेनिकल वेल्ड्स जो झेल सकता है बिना टूटे वो है 13.8 और लग रहा है 22, उससे ज्यादा है, मतलब मैकेनिकल वेल्ड टूट जाएंगे। तो ये चलेगा। चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 0.2 into 46। बहुत बढ़िया। वो कितना आता है? 9.2। डायरेक्शन क्या होगी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। सोच के बोलो, हो सकता है तुम सही हो। डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर डाउनवर्ड ही होगी। डाउनवर्ड होगी, श्योर? हाँ क्यों बोला तुमने डाउनवर्ड? सर क्योंकि उसकी इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स है नीचे डाउनवर्ड 22 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर 22 न्यूटन इधर है तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। इसकी एक्सेलरेशन इसी तरफ हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। सॉरी। तो एफ की वैल्यू, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। म्यू के एन कितना है? ये 9.2 न्यूटन है ना। एक्सेलरेशन निकाल सकती हो? हाँ सर। कौन सा फोर्स सपोर्ट कर रहा है? 22। कौन अपोज कर रहा है? 9.2 लेकिन मास इनटू मास एक्सेलरेशन 5। हाँ 5 into 8। की वैल्यू बोलो। एक मिनट 22। Okay. 11.8 divided by 5. 2.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? क्या ये है आंसर? हाँ यस। गुड गुड गुड। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। सो आज का सेशन कैसा लगा आपको? क्या आप कुछ सीखे? एवरीवन म्यूट कर लो अपने आप को, lower your hand. Did you understand? Did you get enough confidence to tackle problems? है ना? पहले बेसिक चीजें सीख लो, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गए, अब बेसिक क्लियर हो गया तो अभी आप उसे अप्लाई करते चलो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, उसमें डाउट आता है तो आके पर्सनली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है किस स्लॉट्स में आपको आने हैं। चलो फिर, आई विल स्टॉप हियर टुडे, विल मीट अगेन टुमारो। बाय, टेक केयर।